बेहद खास बातचीत हम लेकर के आए हैं हमारे विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ। उन्होंने अभी एक किताब लिखी है। 3 साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था द इंडिया वे, और अभी जो दूसरी नई किताब आई है उसका नाम है वाई भारत मैटर्स। तो हम अपनी चर्चा में बहुत सारी बातें करेंगे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में पिछले 10 साल में क्या बदला है, लेकिन सबसे पहले ये नाम का स्विच क्यों हुआ ये बताइए सर। ये नाम का स्विच इसीलिए हुआ क्योंकि इस दशक में और ख़ासकर पिछले 3-4 साल में देश में ऐसे परिवर्तन हमने देखा है कि जो मुझे लगता है माने ये संस्कृति के क्षेत्र में हो, जो अपनी आत्मविश्वास में हो, हमारे डिलीवरी में हो, हमारी अपनी सोच में हो, अगर ये सब आप इसको जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि इसको हमें कहीं अगर एक डिस्क्रिप्शन, एक इसका संक्षिप्त में इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करना है तो मुझे लगा कि भारत, ये शब्द भारत का उपयोग करने से वो मैसेज मुझे लगता था कि इट इज़ द राइट मैसेज टू कन्वे। तो मैं एक किस्म से भारत को एक माइंडसेट, एक अप्रोच में मान रहा हूँ। जी, ये इंटरेस्टिंग है कि इस तरह से सोचें तो फॉरेन पॉलिसी कैसे शेप होगी और पब्लिक ओपिनियन भी उसको कैसा फील करेगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि इन 10 सालों में जो काम हुआ है, इनफैक्ट इतना ज़्यादा काम हुआ है आपके मंत्रालय के ज़रिए कि हम लोगों के लिए उसको कंप्रीहेंड करने में प्रॉब्लम है। तो अगर हम अपने दर्शकों की सुविधा के लिए उनको बिल्कुल बिग पिक्चर को कैप्चर करना चाहें और शुरू यहाँ से करें कि वो बड़े बड़े मार्कर क्या हैं जो ये बताते हैं कि मोदी एरा में फॉरेन पॉलिसी कैसे फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, जैसे आपने ही कहा था। अगर मार्कर की बात करें, 4-5 मार्कर ले लेते हैं। मैं कहूँगा एक तो हमारे पड़ोस में देखें। आप जानते हैं कि 2014 में ये नई नीति आई थी, नेबरहुड फर्स्ट। नेबरहुड फर्स्ट का मतलब था कि हम अपने पड़ोस को एक प्राथमिकता दें और उनके साथ जो हमारी डीलिंग्स हो वो माने एक माने खुले दिल के साथ, जेनरसली, इक्वल। हाँ कि भाई उनकी कोई कभी कभी ऐसी कोई ज़रूरतें होती हैं, हम इस पे ज़्यादा ना पड़ें कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए, तो सौदा ना हो, कोई एक किस्म से इट्स अ रियल फ्रेंडशिप। तो उसका सबसे बड़ा मार्कर मैं कहूँगा श्रीलंका है कि जब श्रीलंका संकट में पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि वहाँ माने राष्ट्रपति को भी अपना पद छोड़ना पड़ा, तो और बाकी दुनिया चर्चा तो कर रही थी पर अगर आप मदद के रूप में देखें कोई कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा था। और भारत एक देश था जिसने, और हमारे इतिहास में भी पहली बार हमने इतना माने $4.5 बिलियन भी पुट आउट। तो ये मैं कहूँगा नेबरहुड में इसका एक मैसेज क्या है। दूसरा मैसेज, दूसरा मार्कर मैं आपको कहूँगा खाड़ी में होगा, जो मैं इसको अपने किताब में इसको मैं एक्सटेंडेड नेबरहुड कहता हूँ। एक्सटेंडेड क्योंकि अगर विभाजन के पहले अगर आप देखें तो ये हमारा नेबरहुड था, हाँ? पर कहीं पिछले दशकों में हमारे माने सोच से ये निकल गया कि ये इतने दूर नहीं है, उनके साथ हमारे रिश्ते जो हैं बहुत वो घनिष्ठ होने चाहिए, उतने नहीं थे। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे जो वहाँ यूएई गए, बीच में कोई नहीं गया वहाँ प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे। तो अगर आप यूएई के साथ आप अभी हमारे रिश्ते अगर इनकी असेसमेंट आप करें, जहाँ 2014 में थे, अभी वो रिश्ते कहाँ पहुँचे हैं। वो FTA हुआ है, ट्रेड बढ़ा है, हमारी जो वहाँ जो भारतीय समुदाय जो है और उनमें उनकी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। वहाँ एक मंदिर बन रहा है जिसका उद्घाटन अगले महीने होगा। और जो रिश्ते जो हैं जो ज़्यादातर कम्युनिटी, तेल और व्यापार का होता था, अब इट्स ट्रूली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। तो वो मैं आपको दूसरा मार्कर दूंगा, श्रीलंका 1, UAE 2। तीसरा मार्कर मैं आपको
दुनिया के माने सबसे ऊंचे स्तर में बिग पावर्स का लूँगा, यूएस। जो आपने पिछले साल देखा, जो प्रधानमंत्री का जो यूएस स्टेट विजिट जो हुआ था, आप जानते हैं कि मेरा काफ़ी अनुभव है यूएस के साथ। मैं 2 बार यहाँ तीन बार मंत्रालय में उसके साथ डील कर चुका हूँ मंत्री बनने के पहले, और 2 बार मैं यूएस में पोस्टिंग भी कर चुका हूँ। और जो बड़े बड़े विज़िट जो माने जाते हैं, जैसे राजीव गांधी का 1985 वाला विज़िट जो था, या डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2005 वाला जिसमें न्यूक्लियर डील हुआ था, या खुद मोदी जी का जो 2014 वाला जो जहाँ मेडिसिन स्क्वायर गार्डन उन्होंने वहाँ संबोधित किया था, ये इस सब में मैं उपस्थित था। तो मैं खुद माने अपना एक किस्म से मैं पर्सनल कंपैरिजन दे सकता। मेरा डिस्क्लेमर, मेडिसिन स्क्वायर में मैं भी मौजूद था। हाँ, तो इस बार जो विज़िट जो था, और उससे ज़्यादा विज़िट के रिजल्ट्स जो थे, जो उपलब्धियाँ जो थी, कि एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ था, कांग्रेस भी साथ था, उनके बिजनेस की दुनिया भी साथ थी, उनके टेक दुनिया भी साथ थी, हमारी समुदाय तो वैसे भी सपोर्ट करती। तो एक किस्म से वो पूरा सबको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप अब एक अलग लेवल पे पहुंचा। चौथा मार्कर जो है, ये एक किस्म से ये डिप्लोमेसी में कभी कभी ये दुविधाएं होती हैं कि अलग अलग माने रिश्तों से, अलग अलग देशों से दबाव होता है, या उनकी अर्ज होती है कि भाई आप हमारी बात मानिए। तो अगर आप इसमें, मैं 3 उदाहरण आपको देता हूँ। एक तो यूक्रेन का, कि जहाँ दोनों साइड से अपनी प्रेशर्स थी, और ये प्रेशर जो थी, एक तो ये तेल लेने में भी था, और दूसरा कि हम अपनी G20 अध्यक्षता में इसको कैसे निपटाएं, कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हम कैसे करें। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा क्वाड का, जहाँ ये 4 देश, क्वाड के देश जो हैं, ये मिलजुल कर कुछ करना चाहते थे। 2007 में भी करना चाहते थे, पर उस समय दबाव के कारण शुरू किया, फिर बीच रास्ते में छोड़ दिया उसको। इस बार जब हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो फिर से प्रेशर तो आए थे हम पर। और अभी हम देख रहे हैं कि जो अभी जो पश्चिम एशिया में जो अभी जो लड़ाई जो चल रही है गाज़ा में, कि हमारे रिश्ते इजराइल के साथ तो बहुत ही घनिष्ठ हैं। वहाँ ये विषय आतंकवाद का विषय भी है, पर तब भी पैलेस्टाइन के साथ हमारी एक वहाँ एक पुरानी पोजीशन भी है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिपेंडेंट स्टांस लेना, और माने सोच समझ के लेना, ये नहीं कि बीच का कि भाई हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं कहना चाहते। आप रेलेवेंट भी हैं, पर एक तरफा आपकी पोजीशन नहीं। और मैं कहूँगा ये 3-4 उदाहरण जो हैं, ये एक किस्म से चौथा मार्कर और इंडिपेंडेंट स्टांस को दर्शाता है। और 5वां मार्कर मैं आपको कोविड का मार्कर दूंगा, कि जो काम हमने वैक्सीन मैत्री में किया, कि करीब 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाया, और कुछ ऐसे देश थे जहां उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी कि उनके यहाँ वैक्सीन पहुंचेगा, और कुछ ऐसे थे जिनको माने उनमें इतनी आक्रोश थी क्योंकि बगल में विकसित देश थे जहाँ ढेर सारे वैक्सीन पड़े थे, कोई उसका उपयोग भी नहीं कर रहा था, पर वो माने शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी अगर हम कहीं भी जाएं, मैं हाल ही में युगांडा में था, नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही थी। अभी भी कुछ भारत की बात आए तो लीडर एक के बाद एक खड़े होकर कहेंगे कि भाई संकट के समय में ये एक देश था जो हमारे साथ जुड़े थे इन्होंने, और उनको ये भी पता है कि जब हम अपने ही लोगों की वैक्सीनेशन हमने ख़त्म नहीं किया था, यहाँ भी वैक्सीनेशन उस समय जारी थी, हाँ, तब भी हम शेयर करने के लिए तैयार थे। और मैं कहूँगा कि ये मैंने सचमुच दिल छूने वाली बात है, और अगले 10 साल के लिए इसकी जो कृतज्ञता जो है, ये हमारे लिए एक किस्म से बहुत ही पॉजिटिव फोर्स होगी। बिल्कुल।